मॉर्निंग बच्चों। फिफ्थ क्लास परसों वीडियो 1 में प्रार्थना पोएम हो गया था ना, तो उसका नोट्स मैं आपको फोटो द्वारा भेज दूंगी। और आज वीडियो 2 में आपको सेकंड लेसन तेनाली की चतुराई। तेनालीराम की कहानी मालूम है बच्चों? आपको मालूम है? तो आज तेनालीराम की चतुराई और इस पाठ को हम यहाँ पर ले रहे हैं। वीडियो 2 में देखिए बच्चों, तेनाली की स्टोरी। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको चित्र? यहाँ पर भी है, देखो। तो बच्चों आप इसको आपके क्लास वर्क में आफ्टर फर्स्ट लेसन के बाद आप इसको डायग्राम कीजिए। एनीवन फर्स्ट या यहाँ पर है, ये तो भी करिए या तो ये तो भी करिए। एनीवन आप डायग्राम फर्स्ट लेसन नोट्स के बाद कीजिए। लेसन नंबर 2 वीडियो 2 डालकर लेसन 2 डालकर आपको तेनाली की चतुराई लेसन का नाम लिखना है। और मैं यहाँ पर मीनिंग्स लिखी ना, सेकंड लेसन का डायग्राम के बाद आपको मीनिंग्स लिख लेना है, ओके। और मैं इसका क्वेश्चन आंसर्स मैं फोटो द्वारा आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो पाठ लेंगे आज तेनाली की चतुराई। चतुराई बोलते तो क्या बच्चों? चतुराई बोलते तो बहुत ही क्लेवर। तो तेनाली बहुत क्लेवर था ना। तो जैसा अकबर और बीरबल में बीरबल कितना होशियार था ना राजा अकबर के पास, तो उसी तरह से कृष्णदेवराय के पास भी तेनालीराम का जो सेना था वो भी बहुत ही बुद्धिमानी था, यानी चतुर था। तो यहाँ पर एक बार राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक नट आया। नट यानी जो एक्टिंग करता है, अभिनय। तो वो राजा के पास आया, उसने कई खेल दिखाए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अब राज दरबार में तो राय कोट रहता ना, वहाँ पर बहुत सारे दरबारी लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं, सेनापतियां रहते हैं। तो उसी समय एक नट उस दरबार में आया और वो बहुत सारे वेराइटीज राजा के पास खेल ऐसा दिखाने लगा। और राजा को यह नट का खेल देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। तो उसने नट को इनाम मांगने के लिए कहा। तो राजा बोले, तो आपने मुझे बहुत सारे इस तरह से खेल दिखाया है ना, तो इसके बदले में आप क्या इनाम मांगते हैं? तो पूछो। तो नट ने कहा, नट तो बहुत होशियार था। तो उन्होंने कहा, महाराज मुझे ऐसा कुछ दीजिए कि मैं खुश हो जाऊं। नहीं से राजा परेशान हो गया, स्तन में हो गया, क्या? तो तेनालीराम भी दरबार में यह देख रहे थे, सब सेनापतियों के साथ तेनालीराम भी बैठे थे, चुपचाप ये बातें सुन रहे थे। और वो बहुत ही अंदर या कुछ पहले की बात होने के बाद, उसको मालूम करने के बाद तब जाकर तेनाली राजा को समझाना चाहते थे। तो ये सब दृश्य को देख रहे थे। तब उन्होंने नट को महल में ठहरा दिया और कहा, तुमको खुश कर दिया जाएगा। तो तेनालीराम भी दरबार में देख रहे थे। तो तेनालीराम उठे और नट से कहा कि आप एक महल में जाके ठहरो और वहां पर मैं तुमको खुश कर दूंगा। इस तरह से तेनालीराम नट से कहा। तो तेनालीराम ने सभी दरबारियों को सिखा दिया कि जब आप लोग आए तो महाराज को प्रणाम करके कहना कि महल में राजकुमार के जन्मदिन पर मैं बहुत खुश हूँ। तो नट चले गया बाजू महल में, जाके वहाँ रह गया। और बाकी जो दरबार में नट सेनापति लोग बैठे थे, तब तेनालीराम उन सभी सेनापति से कहा कि तुम दूसरे दिन राजा के पास आके कहना कि राजा हम बहुत खुश हैं। तो महल में राजकुमार के जन्मदिन पर, राजकुमार यानी राजा का बेटा, उनको क्या कहते हैं? राजकुमार। तो राजा के बेटे के जन्मदिन पर यानी राजकुमार के जन्मदिन पर हम बहुत खुश हैं, ऐसा एक एक करके दूसरे दिन राज दरबार में आके राजा के सामने कहना। तो ये बात सबके सामने तेनाली कह के एडवांस रख दिया था। तब दूसरे दिन नेक्स्ट डे आया। तो दरबार में जाकर एक के बाद एक दरबारी ने राजा के सामने वैसा ही किया। अब केवल नट ही रह गया था। तेनालीराम ने नट से कहा, तुम महाराज को बधाई नहीं दोगे? क्या तुम खुश नहीं हो? तेनालीराम की बात सुनकर नट असमझ में पड़ गया। अब नेक्स्ट डे आ गया।
तेनाली जिस तरह से सभी दरबारियों को बोल के रखा था ना कि राजा राजकुमार के जन्मदिन पर हम बहुत खुश है, राजकुमार के जन्मदिन पर हम बहुत खुश है, इस तरह से सभी तेनाली की बातों को सुनकर एक राजा के पास आए और राजकुमार के जन्मदिन पर हम बहुत खुश है, इस तरह से एक के बाद इस तरह से सबने कहा दिया। तब बाद में आई नट के बारी। अब नट की बारी आने के बाद तेनाली कहा कि नट जी, आप राजा को बधाई नहीं दोगे, आप नहीं कहेंगे क्या राजकुमार के जन्मदिन पर हम बहुत खुश हैं, अब बोलो। तो नट को समझ में नहीं आया, असमझ में पड़ना यानी समझ में नहीं आना, कंफ्यूज हो गया नट, अब ये क्या बात हुई। तो वह मन ही मन सोचने लगा कि अब राजा से क्या कहूं, यदि राजा को बधाई नहीं दूंगा तो वे नाराज हो जाएंगे, अगर मैं राजकुमार के जन्मदिन पर बधाई हो यह बात अगर नहीं बोलूंगा तो राजा को बहुत गुस्सा आ जाएगा, सभी दरबारी जो बोल चुके थे, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो राजा को गुस्सा आ जाएगा। अतः वह विवश होकर नट ने राजा के सामने पहुंचकर प्रणाम किया। अब बोलना पड़ेगा, उसको समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी तेनाली की इस बातों को सुनकर राजा के पास आया और उसे बोलना ही पड़ेगा कि राजा प्रणाम, और कहा मैं बहुत खुश हूँ। क्या मालूम हुआ उसको, कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। तब अंत में नट को बिना इनाम लिए ही जाना पड़ा, कुछ भी गिफ्ट नहीं हुआ, मिला उसको गिफ्ट नहीं मिला, लेकिन सभी दरबारी लोग कहने से वो भी कह दिया कि राजा मैं बहुत खुश हूँ, आपके बेटे के जन्मदिन पर यानी राजकुमार के जन्मदिन पर मैं बहुत खुश हूँ, और उसे इनाम मिला नहीं मिला। तो इस तरह से पहले इसमें जब इंट्रोड्यूस हुआ नट राजा के सामने, तब नट क्या बोला था, मुझे ऐसा इनाम दीजिए जो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर तो बहुत खुश हो गया, वो बात ही आ गई उसके मुंह से, अब वो बात क्या है उसको ही समझ में नहीं आया, लेकिन बोल दिया, समझ में आया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए बच्चों, इस प्रकार एक बार राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक महान पंडित आया। नेक्स्ट डे नट का होगी कहानी, और नेक्स्ट डे क्या हुआ, राजा कृष्णदेवराय के नगर यानी उनके जो दरबार में एक महान पंडित आया, गोपो पंडितुडु వచ్చిండు। उसने दरबार के किसी भी विद्वान पंडित से बहस करने की इच्छा प्रकट की। आके उस पंडित अपने आप को महान समझने लगा, मुझसे बड़ा पंडित कोई नहीं है, और राजा के सामने आके कहने लगा कि ऐसा एक पंडित का आयोजन करो जिससे मैं बहस कर सकूं। बहस है ना, आपस में बोलना, मैं बड़ा हूँ, इस तरह से उनको कुछ अपनी कविताओं को प्रकट करना एक दूसरे पंडित के सामने। तो इस तरह से प्रकट करने की इच्छा राजा के सामने बोल दिया। तब महापंडित को महल के मेहमान घर में ठहरा दिया। पंडित को क्या करे, एक मेहमान गेस्ट रूम रहता ना, उस गेस्ट रूम में उसको पंडित को जाके आप वहां पर थोड़ी देर तक रुक जाइए। तब दूसरे दिन, अब थोड़े दिन के बाद, एक दिन के बाद समझो, एक दिन उसको उस गेस्ट रूम में रहो बोल के बोल दिए राजा और तेनाली। तो रहने के बाद नेक्स्ट डे आया। नेक्स्ट डे के दिन महापंडित का वाद विवाद तेनाली से हुआ। अब दरबार में महान पंडित तो कौन थे, तेनालीराम थे। अब नेक्स्ट दिन क्या हुआ, पंडित आए, और पंडित पहले फर्स्ट डे क्या बोले थे राजा को कि मेरा जो वाद विवाद है, एक बार संवाद कन्वर्सेशंस रहता है, वो एक महान पंडित के साथ ऐसा పోటీ పెట్టడం ఉంటుంది కదా, ఒక రాజా ఇంకో పండితుడితో పాటు ఇట్లా మాట్లాడము, కవిత్వం చెప్పడము, ఎవరు గొప్ప అని। तो అలాంటిది ఈ పండిత్ ఏమైందంటే తనలో చాలా నేను గొప్పగా ఉన్నాను, నాకు ఎక్కువ కవిత్వం వచ్చు, నా ముందు ఎవరికి రాదు, నేనే గెలుస్తాను, ఇలాంటివి ఈయన పండితుడు రాజా ముందు చెప్పిండన్నమాట। तो నెక్స్ట్ డే ఆ పండితుడు రాజ దర్బారంలో వచ్చిండు। ఆయన ముందు రాజా కృష్ణదేవరాయ ఏం చేసిండు, తెనాలిరామ్కి అంటే ఒకరికొకరు ఇట్లా కవిత్వం చెప్పడానికి तेनालीराम की కూడా పండితు ముందు కూర్చోపెట్టిండు। तेनालीराम ने अपने सामने रेशमी कपड़े में एक ग्रंथ रखा। तेनालीराम क्या किए, अपने सामने ఎక్కడైతే కూర్చున్నాడు కదా దాని ముందు ఒక रेशमी कपड़ा है, क्या बोलते बट्टा ఉంటుంది కదా, उस कपड़े को वो सामने रख दिया
और उसके ऊपर एक గ్రంథ రखा గ్రంథ ने భాగవతం పురాణ అవి ఉంటాయి కదా పెద్ద పెద్ద బుక్స్ అలాంటి గ్రంథము ఆ రేష్మి కపड़ा మీద అండ్ బట్ట మీద పెట్టిండు तील कास्ट में ही से बांधना అంటే महापंडित इस ग्रंथ पर वाद विवाद नहीं कर पाए ఆ పండితుడికి ఏం అర్థం కాలే ఈయన ఏమంటున్నాడో ఏం చేస్తున్నాడో అని ఆయనకి ఏం అర్థం కాలే चुपचाप दरबार से खिसक गए ఆయనకి ఏం తెలియకుండా ఏం చేస్తున్నాడేమో అని అర్థం కాకుండా మెల్లగా అక్కడి నుంచి ఇంక ముందు ఏం ఆయన చెప్పలేకపోయిండు కాబట్టి ఆయన అక్కడి నుంచి అక్కడ మెల్లగా జారిపోయిండు కిసక్ జానా అనే జారిపోండి అంటే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడము वास्तव में उस कपड़े में ग्रंथ के स्थान पर तिल की लकड़ी तिल बोलते मालूम नुगुलु तिल की लकड़ी अंटे आ वुड तिल की लकड़ी और भैंस बांधने की रस्सी भैंस बोलते बफेलो उसको बांधते ना गले में इस तरह से रस्सी तो उस रस्सी और तिल की लकड़ी रखी थी जिसे उस महापंडित ने कोई विशेष ग्रंथ समझ लिया और उस ग्रंथ के विषय अज्ञानता के कारण ही वह वाद विवाद करने में असफल हो गया तो इस तरह से महापंडित इस ग्रंथ पर वाद विवाद नहीं कर पाए चुपचाप खिसक गए तो इस तरह से तेनाली उस रेशमी कपड़े में तिल की लकड़ी और भैंस बांधने की रस्सी रखी थी और जिससे महापंडित उसे ग्रंथ समझ लिया और उससे वहाँ अज्ञानता बोले तो कुछ भी समझ में नहीं है अज्ञान अక్కడ ఏం తెలియలేదు ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు అన్నట్టుగా तो वहाँ से वो असफल यानी कुछ भी उसके साथ मुकाबला नहीं कर पाया और वहाँ से वो असफल यानी सक्सेस अनसक्सेस అయిపోయిండు అక్కడ ఎవరు ఆ పండితుడు सो इस तरह से सच्चे चतुर लोगों का सब जगह आदर होता है बच्चों चतुर అంటే క్లేవర్ ఎవరైనా కానీ వాళ్ళ క్లేవర్ ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు తన మనసులో ఏమన్నది కానీ అది బయట పెట్టాలి అంటే ఎప్పటికి చెప్పాలి మన టాలెంట్ ఏమున్నది ఇంకొకరికి చెప్తూ ఉండాలి మనం అన కదా तो अपनी टैलेंट को अपने पास न रखते हुए दूसरों को बताते रहने से उसे क्या होता है चार लोगों को मालूम होता कि ये बच्चा कितना क्लेवर है वो आदमी कितना क्लेवर है इस तरह से अपनी टैलेंट हमें दूसरों से बताने से ही पता चलता है तो इस तरह से तेनालीराम ने दरबार में एक रेशमी कपड़े में ग्रंथ रखा था उस ग्रंथ के साथ वो तिल की लकड़ी और भैंस बांधने की लकड़ी ये भैंस बांधने की रस्सी रखी थी इस तरह से महापंडित को कुछ भी समझ में नहीं है और वहाँ से वो चले गया फेल हो गया वो वाद विवाद करने से तो कृष्णदेवराय को पहले ही पता था कि तेनालीराम बहुत ही चतुर वाला है बुद्धि वाला है तो दरबार में तेनाली जैसे महान व्यक्ति का रहना राजा को बहुत गर्व की बात है ना बच्चों आप भी क्लेवर बनोगे ना तो इस तरह से हमेशा जैसे आपका उम्र बढ़ती रहती है उसी तरह से आप भी बहुत होशियार बनना चाहिए समझ में आया तो आपको होशियार बनना चाहिए और आगे भी सभी को बताना कि आपके अंदर जो हुनर है आपके अंदर जो टैलेंट है उसको आप दूसरों के सामने देना चाहिए बोलना चाहिए कहना चाहिए तो इस तरह से आपका फर्स्ट लेसन का नोट्स में आपको भिजाऊंगी फोटो द्वारा और सेकेंड वीडियो में आपको इसका मीनिंग्स में लिखी हूँ आफ्टर डायग्राम के बाद ये मीनिंग्स 18 मीनिंग्स लिख लेना है और 18 मीनिंग के बाद आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव फोटो द्वारा भेज दूंगी ठीक है बच्चों समझ में आया तो इसी तरह से इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी दूसरों से हमें धोखा नहीं खाना चाहिए समझ में आया धोखा नहीं खाते ना किसी से समझ में आया एक बार आप पढ़ो टेक्स्ट बुक्स में स्टोरी पढ़ो आराम से पढ़ो समझ में आता ओके